नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लालची। इन्फेक्शन फैल चुका है, इनके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। आप इनके कौन हैं? ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर डॉक्टर ने सामने खड़े आदमी से कहा। डॉक्टर साहब, मैं तो इनका कोई नहीं, ना ही मेरा इनसे कोई रिश्ता है, लेकिन मैं इन्हें इस हाल में सड़क से उठा कर लाया हूँ। ये अकेले पड़े कराह रहे थे और मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था। डॉक्टर ने कहा, लेकिन डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उसने कहा, ओके सर, कर दीजिए। इनके घर का कोई मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर साहब उस उम्रदराज आदमी के ऑपरेशन के लिए अंदर चले गए। बाहर खड़े व्यक्ति का नाम विनोद वर्मा था, जो कि शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था और उम्र केवल 34 साल की थी। कुछ महीने पहले ही वो वैवाहिक बंधन में बंधा था। आज मीटिंग के लिए जाते समय रास्ते में अचानक एक व्यक्ति पड़ा मिला, जो कि बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। विनोद वर्मा उसको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। सुनसान जगह में किसी ने नहीं देखा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। मदद की खातिर उनके इलाज पर पैसा बहाने को तैयार हो गया। पैर काटना बहुत बड़ी बात थी और उनका कोई अपना भी पास नहीं था। विनोद वर्मा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा सोच में डूबा था। मैं ये कर तो रहा हूँ, लेकिन इनके घर वालों को पता चला तो वो मुझे दोष देंगे। उन्हें ढूंढने भी ज़रूरी है। तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो सर, आप कहाँ हैं? आपकी मीटिंग है। सब आ चुके हैं। ये विनोद वर्मा का सेक्रेटरी था और मीटिंग के लिए ऑफिस बुला रहा था। राहुल से कहो वो हैंडल कर ले। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। फाइल मेरी टेबल से ले लो। विनोद वर्मा ने मीटिंग स्टार्ट करने की जिम्मेदारी अपने मैनेजर राहुल को दे दी और खुद इस एक्सीडेंट की टेंशन में हॉस्पिटल में बैठा रहा। फ़ोन फिर से बजा। हेलो विनोद, आप घर कब तक आ रहे हैं? ये थी विनोद की पत्नी सुनीता, जो घर पर उसका वेट कर रही थी। सुनीता, तुम खाना खा लो, मेरी मीटिंग है, मैं देर से आऊँगा, विनोद वर्मा ने कहकर फ़ोन काट दिया। इधर 4 घंटे बाद ऑपरेशन हो चुका और रात के 11 बजे थे। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, देखिए ऑपरेशन तो हो गया, बाकी होश में आने के बाद ही कहा जा सकेगा। कहकर डॉक्टर चले गए और विनोद वर्मा वहीं बैठा रहा। उसे उस उम्रदराज व्यक्ति के होश में आने का इंतजार था। सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन उसे होश नहीं आया। बीच में पत्नी सुनीता की कॉल आ चुकी थी, लेकिन विनोद वर्मा ने रिसीव नहीं किया। नर्स ने उसे नींद में ऊँघते देखकर कहा, सर आप घर चले जाइए, इनको होश आया तो आपको खबर कर देंगे। पहले तो विनोद वर्मा का दिल नहीं माना, लेकिन बाद में उठकर चला गया। 5 बजने वाले थे और घर दिन निकलने को था। लॉक करके ही सुनीता ने दरवाज़ा खोल दिया। विनोद वर्मा ने कहा, अरे तुम जाग रही थी? नहीं तो रामू से कह देती, वो खोल देता। तुम क्यों परेशान हुई? सुनीता हाथ बांधे खड़ी विनोद वर्मा को ध्यान से देख रही थी। विनोद सोफे पर बैठ गया और कहा, सुनीता बहुत थकान हो गई है, काफ़ी मिल जाएगी क्या? सुनीता बिना जवाब दिए खड़ी रही। विनोद ने कहा, अरे ऐसे क्यों खड़ी हो और देख क्या रही हो? सुनीता ने झट से कहा, मैं देख रही हूँ कि झूठ बोलते हुए कैसे दिखते हो। विनोद वर्मा ने कहा, यार इतनी सुबह क्लास मत लगाओ। कौन सा झूठ? सुनीता ने पास बैठकर कहा। मीटिंग कहाँ थी? विनोद ने कहा, ऑफिस में ही थी। सुनीता ने कहा, और तुम कहाँ थे? विनोद, अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मीटिंग में ही था। विनोद ने चेहरे के हाव भाव छुपाते हुए कहा। सुनीता उसे गौर से देखती रही। अरे काफ़ी मंगाओ ना यार। विनोद झुंझला गया था। सुनीता ने कहा, ना तो तुम मीटिंग में थे और ना ही घर आए। तुम कहाँ थे अब तक? सुबह का 5 बज चुका है। विनोद वर्मा हैरानी से उसको देख रहे थे। सुनीता ने फिर से कहा, क्या छुपा रहे हो विनोद? अभी शादी को 5 महीने हुए हैं और तुम रात भर बिना बताए गायब हो गए। विनोद ने सुनीता का हाथ पकड़कर कहा। सुनीता, पता नहीं कैसे बताऊं तुम्हें कि क्या हुआ है। सुनीता ने चौंक कर कहा, ऐसा क्या हो गया कि बता नहीं सकते? विनोद ने कहा, किसी का एक्सीडेंट हो गया और मैं सारी रात हॉस्पिटल में था। सुनीता ने सुनते ही गहरी सांस भरी और कहा, शुक्र है, मैं तो कुछ और ही सोचने लगी। लेकिन कौन था? किसका एक्सीडेंट हुआ? औरत या आदमी? विनोद ने कहा, एक बुजुर्ग आदमी है, चोट बहुत ज़्यादा आई है, पैर काटने पड़े। कहते हुए विनोद ने माथे पर हाथ रख लिया। सुनीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, विनोद ये तो बहुत बड़ी बात है। सुनीता को टेंशन होने लगी। विनोद ने कहा, नहीं, मुझे इस आदमी को इसके घर तक पहुँचाना है। इसका कोई तो होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। अभी वो हॉस्पिटल में बेहोश हैं। होश आते ही घर का पता पूछूंगा।
जब तक इनको सही जगह पहुंचा नहीं दूंगा तब तक चैन नहीं आएगा। मैंने बचपन में अपने माँ बाप ऐसे ही एक्सीडेंट में खोए थे। सुनीता ने कहा, किसी मुश्किल में मत फंस जाना, इसके घर वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं। विनोद ने कहा, हाँ देखते हैं क्या होता है, कहकर वो कमरे में सोने चला गया। दिन के 10 बजे नर्स की कॉल आई और कहने लगी, सर आपके पेशेंट को होश आ गया है, आओ मिल सकते हैं। विनोद सुनते ही कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल पहुंच गया। सुनीता ने निकलने से पहले कहा था, विनोद कुछ ले देकर बात बने तो बना लेना। यही सोचते हुए विनोद आईसीयू की तरफ भागा जा रहा था। अंदर पहुंचते ही उसने बाहर शूज उतारे और तेजी से अंदर चला गया। नर्स ने देखते ही कहा, सर ये देखिए। विनोद ने देखा और पास जाकर पूछा, कैसे हैं आप? इस व्यक्ति ने कहा, ठीक हूँ बेटा। विनोद ने कहा, आपके घर से कोई आ सकता है क्या? मुझे फ़ोन नंबर दे दीजिए। वो आदमी खामोशी से विनोद को देखता रहा। विनोद ने फिर पूछा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विनोद ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। रोज उसका खर्चा उठाता रहा और ठीक होने का इंतजार करता रहा। एक हफ्ते बाद हालात में कुछ राहत दिखी तो उसने उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा, आलोक। विनोद ने परिवार के बारे में पूछा तो इस व्यक्ति ने कहा, बेटा क्यों बचाया तुमने मुझे? अब इस हालत में जीवन बचा ही कहाँ, इससे तो मर जाना ही अच्छा था। रोते हुए जब उन्होंने कहा तो विनोद का दिल भी दुखी हो गया और उसने कहा, अंकल जी ऐसी बात मत कहिए, कोई तो होगा आपका, पत्नी, बेटा या कोई बेटी। उन्होंने कहा, बेटा इस दुनिया में गैर ही अपने हैं, अपने तो गैरों से भी बदतर हैं। मैं भी अपनों का सताया हुआ हूँ। विनोद को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने सुनीता से कहा तो वो भी उससे मिलने हॉस्पिटल आई और कुछ खाने के लिए भी ले आई और इसके बाद दोनों घर चले गए। आलोक जी दोनों के जाने के बाद ख्यालों में डूब गए। ला बुढ़िया, इधर ला पैसे। आलोक जी का बेटा अपनी माँ से पैसे छीनते हुए बोला। उसकी माँ सुधा मुट्ठी कसकर बंधे रही और पल्लू में छुपाती रही। आलोक जी बीच में आकर बोले, तुझे शर्म नहीं आती? उनका बेटा उन पर चीखते हुए बोल दिया कि क्या है आप लोगों ने? आलोक जी ने कहा, इन पढ़ा लिखा दिया, ये घर बना कर दे दिया और कहता है कि क्या किया है? निकम्मे तो तुम लोग हो कि अब भी माँ बाप को कमाई खाते हो। तुम्हारी माँ दूसरों के बर्तन धोकर पैसे लाती है और तुम लोग छीन लेते हो। जाकर मेहनत करो। उनके बेटे उनका गला पकड़कर कहा, आज बुढ़े तुझे खत्म ही कर देता हूँ, बहुत ज्ञान सुना लिया तेरा। उसकी माँ सुधा जी पैसा फेंक कर बीच में छुड़ाने आई, जा ले पैसे, इनको छोड़ कमीने, तुम जैसी औलाद से तो ना ही होती। सुधा जी पति का गला छुड़वा रही थी और उनके बेटे ने उनकी बात सुनकर उन्हें गुस्से से देखकर उन्हें जोर से धक्का दिया। कमजोर सुधा जी का धक्का देने से दीवार से सर टकरा गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कोई उन्हें उठाने नहीं आया। आलोक जी ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर उन्हें उठाया, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। इसके बाद दोनों बेटों ने पैसों के लिए आलोक जी को मारना पीटना शुरू कर दिया। आलोक जी किसी साड़ी की दुकान पर काम करते थे, वहां से उनका बेटा एडवांस ले आता था। आलोक जी के पास इतनी मेहनत के बाद फूटी कौड़ी भी न बचती थी। इस मारपीट से तंग आकर उन्होंने एक बात जमकर बेटी की खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसने उनके बदले छोटे भाई के साथ मिलकर मारपीट उनकी बुरी तरह हालत कर दी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आलोक जी अपनी कहानी याद कर रो रहे थे क्योंकि विनोद का अपनापन उन्हें अपने बेटों की करतूत याद दिला रहा था। उधर 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा, अब आप इनको ले जा सकते हैं, पैर नहीं है मगर व्हील चेयर पर आराम से जा सकते हैं। विनोद ने सुनीता से कहा, जब तक इनके अपने नहीं मिल जाते इन्हें घर में ही रखना होगा। सुनीता ने भी विनोद का साथ दिया और दोनों मिलकर उन्हें घर ले गए। आलोक जी ने मना भी किया और कहा, बेटा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुमने मेरी जान तो बचा दी है, लगता है ईश्वर भी अपने पास बुलाना नहीं चाहता, नहीं तो निकल तो मरने के लिए ही था। मुझे किसी मंदिर के बाहर छोड़ दो, भीख मांग कर रह लूँगा, मुझे अकेले ही क्या है। विनोद ने कहा, अंकल जी आपका परिवार कहाँ रहता है, मुझे बताइए, मैं उन तक पहुँचा दूंगा। लेकिन आलोक जी कुछ बताने को तैयार ना थे और जिद पर अड़े थे कि उन्हें अकेले जाने दिया जाए। लेकिन ऐसी हालत में विनोद का दिल उन्हें अकेले भेजने को गवारा नहीं किया। उसने उनको रोक लिया। विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते। सुनीता ने उनके घर आने पर कहा, विनोद इनको घर आना अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन इन्हें इनके घर तो भेजना ही पड़ेगा। विनोद ने कहा, हाँ मैं अखबार में ऐड दे देता हूँ इनके लिए। विनोद ने उसी दिन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अखबार में एक ऐड देने को कह दिया था, साथ ही आलोक जी की एक फ़ोटो भी दे दी। 1 महीना होने को आया था और विनोद लगातार उनके परिवारजनों तक पहुँचने के लिए
अखबार में इश्तेहार पर छपवा रहा था, मगर अब तक कोई नहीं आया था। विनोद के घर में सिर्फ दोनों पति पत्नी थे और विनोद के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इकलौता बेटा था विनोद माँ बाप का। इतना पैसा छोड़कर गए थे कि कभी कोई समस्या नहीं आई। आलोक जी के घर आने पर उनका ख्याल घर के नौकर और सुनीता मिलकर रख रहे थे। विनोद ने उनके लिए घर पर एक वार्ड बॉय भी रखवा दिया था, जिससे कि उन्हें और सुनीता को कोई परेशानी ना हो। आलोक जी इतना ख्याल रखे जाने से स्वस्थ होने लगे थे। पैर खोने का दुख तो बहुत गहरा था, लेकिन विनोद की सेवा ने उनका दर्द दूर कर दिया था। वो अक्सर कहते कि बेटा हो तो तुम्हारे जैसा ही। इस बात पर विनोद पूछने लगता कि उनके बेटा तो कोई आपका भी होगा, लेकिन वो कह ही देते कि मेरा अब उनसे कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे सुनीता इन सबसे ऊब चुकी थी। वो बेसब्री से उनके घर वालों से मिलने का इंतजार कर रही थी। विनोद घर आते ही उन्हें कमरे में देखने चला जाता। समय बीतता जो सुनीता को नागवार गुजरने लगा था। वो गुस्से में कहती, विनोद आजकल तुम्हारी दुनिया में मैं आती ही नहीं हूँ। तुम आते ही उनके पास जाते हो या फिर उनके परिवार को ढूंढने में लगे हो। भूल ही गए हो कि तुम्हारी 8 महीने पुरानी बीवी भी है, उसके लिए भी कुछ फर्ज हैं। विनोद मुस्कुराकर बोला, सुनीता भूला थोड़ी हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ। सुनीता ने मुंह बनाकर कहा, मुझे पता है कि कहाँ बिजी हो। विनोद ने उसे मनाने के लिए आइए रात को घूमने जाने का प्लान बनाया, जिससे वो खुश हो गई। लेकिन रात को उसे ऑफिस से आने में देर हो गई। सुनीता उसके आते ही इस पर भड़क पड़ी और बोली, तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं है विनोद, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। विनोद ने कहा कि एक मीटिंग के कारण इसको देर हो गई। आने के बाद वो आलोक जी के कमरे में गया और जब उनका हाल चाल लेकर वापस आया तो सुनीता देखते ही चीख उठी, यह है तुम्हारा टाइम? एक तो इतनी देर से आए हो और अब भी मुझे सॉरी बोलने की बजाय इस बूढ़े के कमरे में उसे देखने चले गए। विनोद उसे गुस्से से देखते हुए बोला, सुनीता जुबान संभाल कर बात करो, बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसी बोलोगी? अगर मेरे माँ बाप होते तो क्या यही करती? सुनीता ने तुरंत कहा, तमीज मुझे मत सिखाओ, मैं सबसे तंग आ गई हूँ। रोज तुम्हारे इस गैर मेहमान की सेवा करती हूँ और ये आदमी दौलत देखकर घर में चौकड़ी मार कर बैठ गया है, अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कब जाएगा ये? विनोद का हाथ सुनीता पर उठते उठते रह गया और वो कमरे से बाहर निकल गया। सुनीता भी गुस्से से खड़ी रह गई। ये सब आलोक जी ने बाहर से ही सुन लिया था। उन्होंने नौकर से व्हील चेयर पर घूमने को कहा था, जिससे ये तमाशा होते उन्होंने देख लिया था। अगले दिन शाम को उन्होंने विनोद के घर आने पर उससे कहा, बेटा मुझे घर जाना है, अब तुम्हें और बहू को कितना तंग करूं। लो ये मेरा पता है, इस पर मुझे पहुंचा दो। विनोद ने उनके हाथ से वो कागज का टुकड़ा लिया और पता देखने चला। विनोद ने कहा, ओह तो आप इसी शहर के हैं, तो फिर घर जाना क्यों नहीं चाहते थे? विनोद के इस सवाल पर आलोक जी चुप्पी साध गए, लेकिन विनोद के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर एक शहर में रहते हुए भी आलोक जी घर क्यों नहीं जाना चाहते। उसने इनके घर जाने का फैसला लिया। उसने जब सुनीता से कहा तो उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और वो भी उनके घर जाने की जिद करने लगी। विनोद ने इसको साथ ले जाने की हामी भर दी। अगले दिन वो सुनीता को लेकर इस एरिया में पहुंचा जहां उनका घर था। ढूंढते हुए उनके घर के सामने पहुंचे। दोनों कार से निकले और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली तो उससे विनोद ने कहा, क्या यही आलोक जी का घर है? महिला ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उनके पीछे खड़ी महंगी कार पर नजर डाली। फिर बोली, आप रुकिए, अरे सुनो जी, बाहर कोई पापा को पूछ रहा है, देखो ना कौन है, बड़ी महंगी गाड़ी में आया है। उसका पति विपिन तुरंत घर से बाहर आया और आलोक की तरफ देखकर बोला, मैं उनका बेटा हूँ, कहिए क्या हुआ है। विनोद ने उसको गौर से देखा, मगर इतने में उसके बोलने से पहले सुनीता बोल पड़ी, आपके पापा हमें मिले हैं, उनको काफ़ी चोट आई है और दोनों पैर काट दिए गए हैं। हम कब से उनके परिवार को ढूंढ रहे हैं। विपिन ये सुनकर चौंक गया। ओह तो पापा जिंदा हैं? विपिन ने कहा, तो मैं क्या करूं, वो खुद ही बाहर गए थे, अब रहें जहां रहना है। विनोद ने कहा, आप बात सुनिए, उनको अपने परिवार की बेहद ज़रूरत है। विपिन को उसको पत्नी ने अंदर से जाकर कहा, क्या कर रहे हो, दिखता नहीं ये लोग कितने रईस हैं, इतनी महंगी गाड़ी सपने में भी देखी है क्या? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, इनसे कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। विपिन ने कुछ पल सोचा और फिर बाहर आकर कहा, देखिए मेरा कुछ काम नहीं है, ऐसे में कैसे संभालेंगे, दवाई और बाकी चीज़ें कैसे होंगी। सुनीता झट से बोल पड़ी, भाई साहब देखिए, हम तो अब भी उनका ख्याल रखते हैं, तब भी रख लेंगे, आप इन्हें अपनों के बीच बुला लीजिए, खर्चा हम देख लेंगे। विपिन के लिए तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो गई।
कुछ कहे बिना उसका काम हो गया था। सुनीता भी जल्दी से पीछे छुड़ाना चाहती थी, इसलिए घुमा फिराकर कही गई बात को उसने सीधे शब्दों में स्वीकार कर लिया। सुनीता ने उसको कार्ड देकर कहा, ये हमारा पता है, आप कल आ जाइए, हम इनको आपके साथ गाड़ी से भेज देंगे। विपिन की पत्नी नाच रही थी। उसने कहा, तुम्हारे बाप के कारण अपनी लॉटरी लग गई, अब इनसे तुम्हारे बाप के नाम पर पैसे मांग लिया करेंगे। विपिन ने कहा, चल तो इस बात पर पार्टी करते हैं। विपिन और उसका छोटा भाई दोनों खुशी में शराब पीने बैठ गए और उसकी पत्नी रेखा पकौड़े तलने लगी। विनोद ने कार चलाते हुए कहा, सुनीता, तुमने उन्हें ये सब क्यों कहा? पहले मुझे देख तो लेने देती कि ये लोग कैसे हैं। सुनीता ने झट से कहा, विनोद, जैसे भी हो अब वह अपने घर में रहें, हम उनके अपने भी नहीं है, उनका खून का रिश्ता नहीं। मुझ में इतना सब अब तक कर रहे थे, आगे भी कर देंगे, लेकिन इससे हमारी लाइफ की परेशानी भी कम हो जाएगी। विनोद ने कहा, मुझे लग रहा है कि ये लोग लालची हैं और तुमने इनके लालच को, पैसे को हवा दे दी। देखे हैं क्या अबोल होता है। दोनों ने घर पहुंचकर आलोक जी से कहा, आपको लेने आपके बेटे कल आएंगे, चलिए आज साथ में डिनर करते हैं। नौकर उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर डाइनिंग टेबल तक ले आया था। सब बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन आलोक जी का चेहरा उदास था। विपिन ने कहा, अरे अंकल, खा क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ, आप उदास लग रहे हैं? बेटा इतने दिन तक तुम्हारे साथ रहा, तुमसे और बहू से लगाव हो गया है, अब जाने का समय आ गया तो दुख हो रहा है। सुनीता ने सुनते ही कहा, अरे अंकल जी, चिंता क्यों करते हैं, हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे। आलोक जी भी मुस्कुरा दिए और खाना खाने लगे। अगले ही दिन दोपहर में उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं वहां आ गए। जैसे ही दिए पते पर पहुंचे तो सामने आलीशान कोठी देखकर उनके पैर कांपने लगे। रेखा ने विपिन से कहा, ये तो बहुत ज़्यादा रईस हैं जी, पैसा काफ़ी है, लेकिन अंदर जाते हुए तो डर लग रहा है। विपिन ने कहा, अरे डर मत, यही हमारी किस्मत चमकाएगा। इसने अपने छोटे भाई अमित का हाथ पकड़ा और गेट पर चौकीदार ने उनको अंदर जाने से मना करते हुए कहा, भाई अभी ना तो माली चाहिए और ना ही मैम साहब को कोई नौकर चाहिए, तुम लोग कहीं और जाओ। रेखा को गुस्सा आ गया और बोली, तुम्हारे मालिक को पता चलेगा तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, समझे? अपनी मैम साहब को फ़ोन करो, उन्होंने ही हमको बुलाया है। चौकीदार ने अंदर सुनीता को फ़ोन लगा दिया। इसने उन्हें तुरंत अंदर भेजने को कहा तो रेखा चौकीदार को घूरती हुई सबको साथ लेकर अंदर चली गई। अमित ने कहा, वाह भाभी, आपने क्या खूब लताड़ा। रेखा अपने कंधे चौड़े कर अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में बैठी सुनीता ने उन्होंने देख लिया और कहा, आइए आइए बैठिए, आपका ही इंतजार था। सुनीता के कहने पर सब सोफे पर बैठ गए और इधर उधर गर्दन घुमाकर देखने लगे। सुनीता ने पानी के बाद नाश्ता लगवाया। ये सारे ठाट बाट देखकर चारों दंग थे। सुनीता अंदर चली गई तो रेखा ने कहा, यहाँ से जाने का तो कभी मन ही ना करेगा, देखो कितनी ठंडी हवेली है, घर जाने की सड़ी गर्मी में धीमे चलते पंखे से काम चलाना पड़ेगा। इतने में ही सुनीता आ गई और साथ में व्हील चेयर पर आलोक जी को भी ले आई। सुनीता ने कहा, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, मीटिंग में है, वो इनसे वहीं आपसे घर पर आकर मिल लेंगे। रेखा ने गर्दन हिलाई और बाकी सब ने भी हामी भरी। इसके बाद सुनीता ने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। चलने से पहले सुनीता ने एक बैग रेखा के हाथ में दिया और कहा, इसमें अंकल के कपड़े और दवाइयाँ हैं और ये 1 लाख का चेक है, ये अंकल के लिए। सब लोग चेक देखकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद रेखा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और सबको साथ लेकर गाड़ी में बैठकर निकल गई। 1 लाख का चेक देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन आलोक जी के सामने सब खामोश थे। सब घर पहुंचे तो आलोक जी को कार से निकालकर दोनों भाई व्हील चेयर पर बैठा कर अंदर ले गए। आलोक जी डरे हुए थे, लेकिन सबने अंदर जाकर अच्छा व्यवहार किया। चारों ने कमरे में जाकर चेक के बारे में बात की। रेखा ने कहा, अब कुछ समय बाद फिर से कोई बहाना तैयार करना होगा जिससे और पैसे आ सकें। समंदर में से कुछ बूंद निकाल लेने पर उसका कुछ घट थोड़े जाता। सब उससे सहमत थे और सब अभी ये बातें आलोक जी नहीं जानते थे। विनोद को घर आने पर सुनीता ने आलोक जी के घर वापस जाने के बारे में बताया, मगर सुनीता ने चेक के बारे में कुछ नहीं कहा। विनोद ने कहा, तुमने उन्हें सब बता तो दिया था ना कि कौन सी दवाई कब देनी है, डॉक्टर को कब दिखाना है। सुनीता ने कहा, हाँ, मैंने उनको सब अच्छे से बता दिया है। उनके दोनों बेटे बहुत समझदार और अच्छे हैं, वो सब कर लेंगे। विनोद, अब हम अपने बारे में सोचें। अब तो अंकल का बोझ भी सिर से उतर गया। लेकिन विनोद जाने क्यों परेशान था। उसका दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि अगर वो लोग इतने अच्छे होते तो आलोक जी पहले ही घर चले जाते।
क्या कारण रहा होगा। कुछ दिन बाद विनोद के पास फ़ोन आया, सर मेरे पापा को पैर में इन्फेक्शन हो गया, अब बाकी बची हुई जांघ में भी दिक्कत है, मेरे पास इलाज के लिए इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज़ आप कुछ कर सकते हैं क्या। विनोद ने जल्दी से अपने अकाउंटेंट को कहकर विपिन के अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए। विपिन इतनी आसानी से पैसे मिलने पर फूला न समाया। आलोक जी जो कि रूटीन चेकअप के लिए गए थे, उन्होंने ये सब पता ही न था कि अमित और उसकी पत्नी रिया ने कहा, ये तो मज़ा ही आ गया, बस ऐसे ही कुछ दिन में पैसे मिलते रहें, अपनी तो चांदी ही चांदी है। आलोक की घर में पूंछ होने लगी थी। विपिन ने कहा, हम सब लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जो पैसा वो साहब देते हैं वो सब आप पर ही खर्च हो जाते हैं। आलोक जी कुछ ना कह पाए। अचानक एक दिन आलोक जी के पेट में दर्द उठा और वो इतना हसीनी हो गया कि रातों रात आलोक जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। रेखा ने कहा, सुनो जी, इनका ख्याल रखो, हमारी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कुछ हो गया तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। विपिन और अमित भाग दौड़ करते रहे और पैसों के लिए बहाने से विनोद को फ़ोन कर दिया। उनकी हालत के बारे में सुनकर विनोद नाश्ता करते हुए बीच से ही उठ गया, जो सुनीता को बहुत बुरा लगा। उसने रेखा को फ़ोन करके खरी खोटी सुना दी, देखो हम लोग तुम्हारे नौकर नहीं हैं, जब चाहे फ़ोन कर दोगी, मेरे पति को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए मुझसे बोलो। रेखा को और क्या चाहिए था, उसने झट से कह दिया, मैम साहब कुछ पैसे चाहिए इलाज के लिए। सुनीता ने झट से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। 2 लाख का मैसेज देखकर तो चारों खुशी से नाच उठे, लेकिन विनोद सुनीता को लाख मना करने पर भी उसको बिना बताए हॉस्पिटल पहुंच गया। किसी ने भी उसको सुनीता के दिए पैसों के बारे में बात नहीं की। विनोद ने चलते हुए कहा, अंकल अपना ख्याल रखिए, कुछ ज़रूरत हो तो बोल दीजिए। विपिन ने तुरंत कहा, साहब आप तो इतनी मदद करते हैं, ऐसे कितना मांगे, अब पापा को बीमारी पर खर्च इतना होता है, लेकिन आपसे भी कब तक मांगेंगे। विनोद ने एक चेक साइन करते हुए कहा, ये लो, इससे काम चल जाएगा। अब तो सारे के सारे विनोद के जाने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो वापस गया वैसे ही चारों खुशी मनाने लगे। रेखा ने कहा, मैडम ने भी दे दिए और साहब ने भी, अपनी तो लॉटरी लग गई। आलोक जी सो रहे थे लेकिन उनकी बातें सुनकर जाग गए और सब सुन लिया। उन्हें विनोद के लिए बुरा लगने लगा और वो सोचने लगे कैसे इनके लालच को रोका जाए। विनोद के केबिन में आकर अकाउंटेंट ने कहा, सर ये सुनीता मैम के एक्सपेंसेज हैं, जो इन पर साइन कर दीजिए। विनोद देखकर हैरान था, ये सुनीता ने इतना पैसा क्यों लिया। अकाउंटेंट ने कहा, सर ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, एक बार चेक से और एक बार अकाउंट ट्रांसफ़र किए गए हैं। मुझे लगा आपकी नॉलेज में होगा इसलिए आपसे पूछा नहीं। विनोद ने कहा, अच्छा ये जिसको ट्रांसफ़र हुए हैं इस अकाउंट को डिटेल लाओ। कुछ देर में डिटेल अकाउंटेंट ने टेबल पर विनोद के सामने लाकर रख दिया। विनोद ने अकाउंटेंट को बाहर जाने को कहा और खुद डिटेल देखने लगा। देखा तो हैरान रह गया, ये सुनीता ने इतने पैसे अंकल के बेटे को दिए और उसने मुझसे भी पैसे लिए। सुनीता ने मुझे बताया क्यों नहीं। विनोद उठकर घर चला आया। वो आते ही सुनीता को ढूंढने लगा, लेकिन सुनीता घर पर नहीं थी। वो सीधे आलोक जी के घर गया। गेट खुला था और वो सीधे अंदर चला गया। अंदर से आती आवाज़ों ने उसे छुपकर सुनने को मजबूर कर दिया। विनोद उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया जिससे आवाज़ें आ रही थी। पापा आपने किया ही क्या है हमारे लिए, अब पैसे मिल रहे हैं तो भी आपको परेशानी है। आलोक जी की आवाज़ आई, जो तुम कर रहे हो वो धोखा है, वो बहुत नेक भला इंसान है और तुम लोगों ने, अच्छा काश इस जैसा मेरा बेटा होता, इस बार कुछ किया तो मैं उसे सब बता दूंगा। विपिन ने झुंझलाकर कहा, हम बताने देंगे तब बताओगे ना। रेखा ने कहा, तुम्हारे बाप ने तो अपनी ही औलाद को बेगाना कर दिया है और वो आदमी इनको बेटे जैसा लग रहा है। आलोक जी ने कहा, तुम लोग ने मार पीट कर मुझे घर से निकाला था, अगर वो ना होता तो मैं जिंदा ही नहीं होता। उसे ये बात आज तक कभी नहीं बताई, लेकिन तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। अमित चिल्लाने लगा, तो क्या कर लेगा वो हमारा बस चले तो अब फिर से वही कर सकते हैं जो पहले किया था। विपिन ने कहा, नहीं अमित, अब तो ये अंडा देने वाली मुर्गी है, अब ये जाना भी चाहेंगे तो भी हम कहीं नहीं जाने देंगे इनको। तभी बाहर खड़े विनोद का फ़ोन बज उठा और सबने सुन लिया। रेखा जल्दी से बाहर आती उससे पहले ही विनोद ने गेट के पास आकर खड़ा हो गया। रेखा के आते ही उसने कहा, आलोक जी से मिल सकता हूँ। रेखा इसको वहाँ देखकर हैरान थी और उसको शक था कि कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया। रेखा ने विनोद को अंदर का इशारा किया और वो सीधे आलोक जी के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने उनका हाल चाल पूछा और कहा, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। तब
जब आलोक जी ने तुरंत कहा कोई ज़रूरत नहीं है और बेटा तुम काम छोड़कर यहाँ मत आया करो। आलोक जी ने आगे कुछ कहना चाहा मगर कहते हुए रुक गया। विनोद ने पूछ लिया, अंकल कुछ कहना चाहते हैं क्या, कोई बात है क्या? आलोक जी ने विपिन की तरफ देखा और फिर विनोद से कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम समय निकाल कर आए यही काफ़ी है। विनोद ने चाहा कि वो किस सामने से कहे मगर बेटों के रहते कुछ नहीं कह पाए। विनोद चला गया। अंदर वापस आते ही सबने आलोक जी के ऊपर बरसना शुरू कर दिया। क्या कहने जा रहे थे आप साहब से? मौज तो आप भी ले रहे हैं, फिर अपने बेटों की ही चुगली करने चले थे। विपिन ने कहा, देख अगर ज़्यादा चालाकी की तो गर्दन दबा दूंगा। विपिन ने उनकी गर्दन को पकड़कर ये बात कही तो पीछे से आवाज़ आई, पहले अपनी गर्दन तो बचा लो। सबने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस खड़ी थी। विपिन ने तुरंत आलोक जी की गर्दन छोड़ दी। विपिन ने जोर से कहा, आप हमारे घर में क्यों आए हैं? यहाँ कोई मुजरिम थोड़ी रहते हैं। विनोद भी अंदर आ गया और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जो इसने कुछ देर पहले छुपकर कर ली थी। सब अपनी अपनी बातें सुनकर हैरान थे। कैसे थोड़ी देर पहले सब आलोक जी को धमका रहे थे। विनोद ने कहा, मैंने सब सुन लिया था लेकिन अंकल से सुनना चाहता था, लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये बेचारे अपनी संतानों के कारण चुप रहेंगे तो मैंने ही मदद के लिए पुलिस बुला ली। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इनको। इन्होंने अपने बाप को मारपीट करके घर से निकाला था जिस कारण ये अपनी जान देने को मजबूर हो गए थे और मुझे धोखे से मुझसे और मेरी पत्नी से पैसे ऐंठे हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन धोखेबाजों को। पुलिस दोनों भाइयों को पत्नी समेत गिरफ्तार कर ले गई और विनोद मुस्कुराकर व्हील चेयर पर बैठे आलोक जी को देखता रहा। आलोक जी की आंखों में आंसू भरे थे और उन्होंने धन्यवाद कहते हुए विनोद के सामने हाथ जोड़ लिए थे। विनोद ने पैर छूकर कहा, अंकल जी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं। अब आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगे बल्कि मेरे घर चलेंगे। आलोक जी ने कहा, यह घर तो मेरे ही नाम पर है, मेरी मेहनत की कमाई का है, मैं यहीं रहूँगा। विनोद ने कहा, नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। उसको ज़्यादा जिद करते देखकर आलोक जी ने कहा, बेटा क्यों बेकार परेशान हो रहे हो, बहू भी परेशान होगी, उस पर भी मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विनोद को समझ आ गया कि ये सुनीता से घबरा रहे हैं। इसने सुनीता को कॉल करके कहा, सुनीता तुम इन झूठे लोगों को मुझसे छुपकर पैसे भेजती रही, तुमने मुझसे छुपाया। सुनीता ने कहा, फिर क्या करती, तुम्हारा मेरा रिश्ता सबसे प्यारा था, मुझे कोई बीच में आइए मुझे पसंद नहीं था। विनोद ने कहा, तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ? इन लोगों ने अंकल को मारना पीटना शुरू कर दिया था, मैंने सबको लॉकअप में बंद करवा दिया। तुम्हारे कारण एक इंसान को जान मुश्किल में थी, ये लोग इन्हें जीते जी मारकर बस पैसों के लिए जिंदा रखना चाहते थे। सुनीता ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो विनोद, मुझसे गलती हो गई, मैं इनका बुरा नहीं चाहती थी, इसी कारण इनकी देखभाल के लिए पैसे देती रही। विनोद ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो अंकल से मांगो। और फिर विनोद ने स्पीकर पर फ़ोन करके आलोक के आगे कर दिया। वो इशारे से मना करते रहे लेकिन उसने बात करने को कहा, सुनीता बोलो, अंकल स्पीकर पर हैं। सुनीता ने आलोक जी से माफ़ी मांगी और कहा, अंकल जी आप हमारे घर रहिए, आप घर आएंगे तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ़ कर दिया, मैं दिल की बुरी नहीं अंकल जी, बस भटक गई थी। आलोक जी ने कहा, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारा तो इतना उपकार है मुझ पर, मेरी सगी बहुओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम इतना कहती हो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। विनोद उन्हें लेकर अपने घर चला गया और तीनों मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।